सोचिए, एक छोटा सा वीरान द्वीप और वो दो दोस्त देशों भारत और श्रीलंका के बीच 50 साल से भी ज्यादा पुराने झगड़े की जड़ बन जाए। आज हम इसी द्वीप की कहानी समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर नक्शे पर खींची गई एक मामूली सी लकीर असल जिंदगी में इंसानों पर कितना भारी असर डाल रही है। तो ये है कच्चा थीवू, पाक जल डमरू मध्य में छोटा सा सिर्फ 285 एकड़ का एक द्वीप। भारत से देखें तो करीब 24 किलोमीटर दूर और श्रीलंका से 62 किलोमीटर। अब इसकी लोकेशन ही वही इसे खास बनाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हिंद महासागर के उन इलाकों में से एक है जहां मछलियां सबसे ज्यादा मिलती हैं। 3 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन मछुआरा परिवारों की संख्या है जिनकी जिंदगी, जिनकी रोजी रोटी इस एक विवाद की वजह से दांव पर लगी है। तो ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये लाखों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। ये एक लाइन है जो इस पूरी कहानी का दर्द कह लीजिए बयां कर देती है कि हजारों मछुआरों को अपनी छोटी छोटी लकड़ी की नावों में एक विवादित समंदर के भरोसे छोड़ दिया गया। और नतीजा तो उन्हें ही भुगतना पड़ता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ऐसा छोटा बंजर द्वीप जहां पीने का पानी तक नहीं है, वो इतने बड़े, इतने पुराने संघर्ष का सेंटर कैसे बन गया? चलिए इसी की जड़ तक पहुंचते हैं। तो इस पूरे मामले की कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 1974 का एक समझौता, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, इस विवाद की बुनियाद में 2 तारीखें बहुत अहम हैं। पहली 1974, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ और भारत ने कच्चा थीवू श्रीलंका को सौंप दिया। और फिर ठीक 2 साल बाद 1976 में एक और एग्रीमेंट हुआ जिसने भारतीय मछुआरों के लिए उस द्वीप के आसपास के पानी में मछली पकड़ना और भी मुश्किल बना दिया। तो सवाल है कि 1974 के उस समझौते में आखिर था क्या? देखिए, मोटी मोटी बात यह थी कि भारत ने कच्चा थीवू पर श्रीलंका का हक, मतलब उसकी सुवरेनिटी, मान ली। इसका सीधा असर यह हुआ कि भारतीय मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकार वहां खत्म हो गए। हाँ, एक चीज थी, सेंट एंथनी चर्च में त्योहार पर जाने की इजाजत बनी रही। लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ वो इस बात पर था कि यह सब संसद की मंजूरी के बिना किया गया था, बस एक एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट के तौर पर। और बस इसी बात ने एक कभी न खत्म होने वाली कानूनी और संवैधानिक बहस को जन्म दे दिया। अब एक बड़ा सवाल मन में आता है कि भारत ने आखिर ये द्वीप श्रीलंका को दे ही क्यों दिया? इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। एक तो था स्ट्रैटेजिक एंगल, चीन के बढ़ते असर को काउंटर करने के लिए श्रीलंका से दोस्ती मजबूत करना। दूसरी वजह थी दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री, एक मजबूत रिश्ता। और एक वजह यह भी थी कि उस समय की जो कानूनी राय थी उसके मुताबिक कच्चा थीवू पर भारत का अपना दावा शायद उतना मजबूत नहीं था। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ 1974 से शुरू नहीं होती। अरे नहीं, ये तो बहुत बहुत ज्यादा पुरानी है। इस छोटे से द्वीप पर दावेदारी का इतिहास सदियों पुराना है। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स खंगालें तो पता चलता है कि 13वीं सदी में ये द्वीप मदुरै के रामेश्वरम मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन में था। फिर 1600 के दशक में तब के सीलोन के जाफना किंगडम ने इस पर अपना दावा ठोक दिया। अच्छा, फिर आए अंग्रेज और ब्रिटिश राज में इसकी स्थिति और भी कंफ्यूजिंग हो गई, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और फिर 1947-48 में जब भारत और सीलोन आजाद हुए तो ये एक घरेलू मसला, एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। लेकिन इस द्वीप की राजनीतिक कहानी से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली कहानी है इसकी पैदाइश की। जी हां, इसकी पैदाइश आपको पता है, कच्चा थीवू आग से पैदा हुआ था। इसे जियोलॉजी यानी भूविज्ञान की भाषा में सी माउंट वोल्केनिज्म कहते हैं। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। मतलब समंदर की सतह के नीचे एक ज्वालामुखी फटा और धीरे धीरे उसका लावा जमता गया और एक दिन पानी के ऊपर आ गया और बस बन गया एक नया द्वीप। और माना यह जाता है कि कच्चा थीवू जैसा आज हम इसे जानते हैं वो 14वीं सदी में समंदर के नीचे हुए एक ऐसे ही बड़े ज्वालामुखी विस्फोट से निकला था। और ये बात सिर्फ जियोलॉजिकल एनालिसिस ही नहीं कहती, बल्कि वहां की जो लोक कथाएं हैं उनमें भी इसका जिक्र मिलता है। इसे और आसान तरीके से समझना हो तो ऐसे सोचिए, जैसे आइसलैंड या हवाई के द्वीप ज्वालामुखी से बने हैं ना, ठीक वैसे ही कच्चा थीवू का जन्म हुआ।
ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि हम इंसानों की बनाई सरहदों और राजनीति के नीचे एक बहुत बड़ी ताकत है, प्रकृति की ताकत, जिसने असल में जमीन को बनाया है। तो चलिए अब इतिहास और भूविज्ञान की गहराइयों से निकलकर वापस आज के दौर में आते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस द्वीप का भविष्य आखिर है क्या। भारत में ये मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। देखिए, इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष का तर्क ये है कि भाई संसद की मंजूरी के बिना भारत की जमीन का 1 इंच भी किसी और को नहीं दिया जा सकता, ये असंवैधानिक है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये रहा है कि ये जमीन देना नहीं था, ये तो सिर्फ एक बाउंड्री सेटलमेंट था, एक सीमा विवाद को सुलझाना था और ऐसे मामलों के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। तो फिर इसका हल क्या है, क्या हो सकता है? कई रास्ते सुझाए जाते हैं, जैसे क्या दोनों देश मिलकर इस पर शासन कर सकते हैं, जिसे जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, या फिर मामला किसी इंटरनेशनल कोर्ट में जाए और वो फैसला करे। एक और प्रैक्टिकल रास्ता ये हो सकता है कि एक मजबूत कॉम्प्रिहेंसिव फिशरीज एग्रीमेंट बने, जिससे कम से कम मछुआरों की रोजी रोटी तो सुरक्षित हो सके। लेकिन इस पूरी कानूनी, राजनीतिक और ऐतिहासिक बहस में अब एक और खिलाड़ी मैदान में उतर आया है, और ये खिलाड़ी शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और वो है क्लाइमेट चेंज। पता है, ये पूरा द्वीप समंदर के सतह से औसतन सिर्फ 3 मीटर ऊंचा है, सिर्फ 3 मीटर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे जैसे समंदर का जलस्तर बढ़ रहा है, बहुत मुमकिन है कि एक दिन ये द्वीप ही पानी में समा जाए, और तब ये पूरा राजनीतिक विवाद, ये दावेदारियां, सब कुछ अपने आप बेमानी हो जाएगा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। कच्चा थीवू ये सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये एक आईना है। एक आईना जो हमें दक्षिण एशिया में डीकोलोनाइजेशन के उस अधूरे काम को दिखाता है, वो विरासत में मिली उलझनें, वो समुदाय जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया, और देशों की खींची हुई लकीरों और लोगों की जीती जागती हकीकत के बीच का वो तनाव जो आज भी कायम है।